कई बार जिंदगी हमें अचानक ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां शब्द रुक जाते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी किसी मीटिंग में पूछा गया मुश्किल सवाल, कभी घर में अचानक लिया गया बड़ा फैसला, या फिर किसी अजनबी के साथ शुरू हुई बातचीत। हम चाहते हैं कि काश हम थोड़ा समय लेकर सोच पाते और फिर बोल पाते, लेकिन जिंदगी हमेशा यह मौका नहीं देती। और यही वह जगह है जहां यह किताब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी महसूस किया है, अल्फाज कभी रुक जाते हैं, पर मौके कभी नहीं रुकते। जिंदगी बोलने से ही चलती है, बस दिल में थोड़ा हिम्मत चाहिए। अगर इस कहानी का असर सच में महसूस करना चाहते हैं तो अपने हेडफोन्स पहन लीजिए, क्योंकि जब ज्ञान कानों से होकर दिल तक जाता है तो इंसान बदल जाता है। वेलकम टू लिसन विद आयुष इनसाइट्स। यह वह जगह है जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जहां हर इनसाइट आपके अंदर उतरती है, ताकि आपका आत्मविश्वास, आपकी क्लैरिटी और आपकी कम्युनिकेशन एक नए स्तर पर पहुंच सके। आज हम सुनने जा रहे हैं थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर बाय मैट एब्राहम्स। ये किताब बोलने की तकनीक सिखाने से ज्यादा उस डर और झिझक को समझती है जो हमें अचानक आने वाली बातचीत में नर्वस कर देती है। यह सिखाती है कि तनाव को कैसे शांत किया जाए, दिमाग को स्थिर कैसे रखा जाए और उन पलों में कैसे साफ, सरल और प्रभावी बोला जाए जब हम अचानक से स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। आप जानेंगे कि कैसे माइंडसेट बदलकर आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत रह सकते हैं, कैसे स्पॉन्टेनियसली सोचकर सही शब्द चुन सकते हैं और कैसे छोटी सी प्रैक्टिस से ऑकवर्ड या कठिन बातचीत को भी एक मीनिंगफुल और पावरफुल कॉन्वर्सेशन में बदला जा सकता है। यह कहानी थ्योरीज नहीं, बल्कि जिंदगी के करीब एग्जाम्पल्स और हमारे रोजमर्रा के एहसासों से भरी है। और इस सफर में आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, काल्म, टेम द एंजाइटी बीस्ट। कई बार जैसे ही बोलने की बारी आती है, दिल तेज दौड़ने लगता है, हाथ ठंडे पड़े रहते हैं और दिमाग एकदम खाली महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से म्यूट कर दिया हो। मैट एब्राहम्स बताते हैं कि यह डर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि शरीर का एक पुराना सुरक्षा अलार्म है। कभी असली खतरे से बचाने के लिए बना था, लेकिन आज की दुनिया में हम इसे गलत समझ लेते हैं। जब कोई अचानक से सवाल पूछ देता है, कोई राय मांग लेता है, तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वही पुरानी आवाज उठती है, अगर गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन असल में वहां कोई खतरा होता ही नहीं, सिर्फ शरीर जल्दी सांस लेकर हमें तैयार करना चाहता है और हम उसे एंजाइटी समझ लेते हैं। काम रहना मतलब डर को मिटाना नहीं होता। काम रहना मतलब डर को महसूस करते हुए भी उसे अपने ऊपर हावी न होने देना। बस एक गहरी, स्टेडी सांस, इतना सा काम दिमाग को यह एहसास दिला देता है कि सब ठीक है, और उसी पल पैनिक की जगह क्लैरिटी आने लगती है। अक्सर हमारा डर बोलने से नहीं आता, हमारा डर दूसरों की नजर से आता है। लेकिन सच तो यह है, लोग इतने बिजी हैं कि हमारी छोटी झिझक, हमारा छोटा सा रुक जाना, वे नोटिस भी नहीं करते। इसलिए पहला कदम यही है कि खुद से धीरे से कहा जाए, यह महसूस होना नॉर्मल है और मैं इसे संभाल सकता हूं। बोलने से ठीक पहले एक छोटा सा पॉज, एक छोटी सी सांस। यह इतना सटल होता है कि कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन भीतर यही पॉज दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस देता है और आपकी आवाज फिर से स्टेडी हो जाती है। मैट का सबसे गहरा संदेश यही है, स्पॉन्टेनियस बोलना कोई टैलेंट नहीं, यह बस एक इमोशनल स्टेट है जिसे हम समझकर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने शरीर के सिग्नल्स को गलत अर्थ में न लें, तो नर्वसनेस भी हमारी क्लैरिटी का साथी बन जाती है। इस चैप्टर का सार यही है, डर को दुश्मन नहीं, एक गलत समझा हुआ दोस्त मानिए। उसके आने पर बस एक सांस लीजिए और उसे दिशा दे दीजिए। यही कामनेस आपको हर अचानक सिचुएशन में ताकत देती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि परफेक्ट बोलने का दबाव हमारे दिमाग को कैसे बंद कर देता है और खुद को ऑर्डिनरी बोलने की इजाजत देना कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी कम्युनिकेशन खोल देता है। चैप्टर 2, अनलॉक, मैक्सिमाइज मीडियोक्रिटी। अक्सर जैसे ही हम बोलने की तैयारी करते हैं, दिमाग में एक हल्की सी बेचैनी उठती है। गलती नहीं होनी चाहिए, सब परफेक्ट होना चाहिए। यह छोटी सी फुसफुसाहट धीरे धीरे एक भारी बोझ बन जाती है और यही बोझ हमारे अंदर की असली आवाज को बंद कर देता है। मैट एब्राहम्स कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्शन है,
क्योंकि जितना आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका दिमाग घबराएगा, जम जाएगा और आपको वही शब्द नहीं मिलेंगे जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स में परफेक्ट सेंटेंसेस नहीं, रियल सेंटेंसेस पैदा होते हैं। जब आप खुद को परफेक्ट न बोलने की इजाजत देते हैं तभी आपका दिमाग अनलॉक होता है। ये परमिशन आपको खराब बोलने की आजादी नहीं देती, बल्कि परफेक्ट होने की मजबूरी से छुटकारा देती है। और जैसे ही यह दबाव हटता है, आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी खुद ब खुद बहने लगती है। सोचिए, जब आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करते हैं, क्या आप ग्रामर, टोन या स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं? नहीं, वहां कोई परफेक्शन नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन होता है और वही एक्सप्रेशन सबसे सच्चा लगता है। यही बिना दबाव वाली सहजता आपकी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग को भी मजबूत बनाती है। मैट बताते हैं कि जैसे ही हम अपने आप से कहते हैं, मैं परफेक्ट नहीं, बस साफ बोलूंगा, हमारी एंजाइटी आधी हो जाती है, क्योंकि अब दिमाग गलती ढूंढने में नहीं, मैसेज पहुंचाने में लगा होता है। मीडियोक्रिटी यानी खुद को यह अनुमति देना कि बोलना जरूरी है, परफेक्ट बोलना नहीं। यह परमिशन आपके दिमाग को अभी में रहने देती है। और स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग हमेशा इसी प्रेजेंट मोमेंट में जन्म लेती है। लोग आपकी परफेक्शन नहीं चाहते, वे आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी रियल आवाज। और यह तभी आती है जब आप खुद को थोड़े इम्परफेक्ट होने देते हैं। इस चैप्टर का सार बहुत सरल है। अनलॉकिंग कोई टेक्निकल स्किल नहीं, यह एक परमिशन है। जितना आप खुद को अलाउ करेंगे उतना ही आप नेचुरल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अब अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या परफेक्ट बनने की कोशिश में मैं अपनी ही आवाज को दबा रहा हूं? क्या मैं खुद को थोड़ा इम्परफेक्ट, थोड़ा रियल होने की मंजूरी दे सकता हूं? यही सवाल आपकी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग का दरवाजा खोल सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा माइंडसेट बोलने से पहले कैसा होना चाहिए, कैसे गलत बिलीफ्स हमारी वॉइस को कमजोर करती हैं और कैसे नजरिया बदलते ही कम्युनिकेशन का पूरा अनुभव बदल जाता है। चैप्टर 3, रीडिफाइन माइंड योर माइंडसेट। कभी आपने देखा है, दो लोग एक ही हालात में खड़े होते हैं लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। एक शांत साफ बोल लेता है और दूसरा घबराहट में शब्द ढूंढता रह जाता है। लेखक बताते हैं कि यह फर्क टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का होता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसा महसूस करते हैं और अचानक की सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यह सब उन छोटी छोटी बिलीफ्स से चल रहा होता है जिनका हमें खुद भी एहसास नहीं होता। यही बिलीफ्स हमें रोक लेती है, हमारी आवाज को दबा देती है और हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। जब कोई अचानक सवाल पूछता है और हमारे अंदर यह सोच उठती है, अगर मैं गलती कर दूं तो सब जज करेंगे, तो दिमाग तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही माइंडसेट बदलकर यह सोचना शुरू करते हैं, गलती होना नॉर्मल है, मुझे बस क्लियरली बात समझानी है, आसानी और क्लैरिटी खुद ही आने लगती है। लेखक कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग को हम अक्सर एक एग्जाम की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसी परफॉर्मेंस जहां हमें परफेक्ट दिखना है। लेकिन सच में स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग एक टेस्ट नहीं होती, यह सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन होती है। और कॉन्वर्सेशन में प्रेशर नहीं, प्रेजेंस चलती है। यही माइंडसेट का खूबसूरत सच है। सिचुएशन वही रहती है, लोग वही रहते हैं, सवाल वही रहता है, बस नजरिया बदलता है और सब कुछ हल्का महसूस होने लगता है। जब हम बोलते समय यह सोचते हैं कि मैं अपनी बात प्रूव करने नहीं, बल्कि सामने वाले को समझने में मदद करने आया हूं, तो अंदर की नर्वसनेस पिघलने लगती है। सर्विस माइंडसेट परफॉर्मेंस माइंडसेट की तुलना में ज्यादा भरोसा और ज्यादा क्लैरिटी देता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, यह स्किल पहले से हर किसी के अंदर मौजूद है। हम रोज हर जगह स्पॉन्टेनियस ही बोलते हैं, बिना तैयारी के, दोस्तों से, परिवार से, दुकानदार से। वही नेचुरल फ्लो ही असली कम्युनिकेशन है। हम सिर्फ ऑफिशियल वातावरण देखकर अपना नेचुरल फ्लो भूल जाते हैं। माइंडसेट बदलना हमें उसी ऑथेंटिसिटी में लौट आता है जहां शब्द रियल होते हैं और बात सीधे दिल से निकलती है। और यही ऑथेंटिसिटी आपकी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की सबसे बड़ी ताकत है। इस चैप्टर का सार यही है, आपका माइंडसेट आपकी आवाज की दिशा तय करता है। यदि आप इसे बदलना सीख जाए तो आपका बोलना सिर्फ बेहतर नहीं,
ज्यादा सच्चा, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा यादगार हो जाता है। अब बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, जब मैं बोलता हूं, क्या मैं प्रूव करने आता हूं या हेल्प करने? यही सवाल आपकी बोलने की पूरी दुनिया बदल सकता है। अगला चैप्टर आपको एक ऐसी स्किल सिखाएगा जो सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की पूरी क्वालिटी बदल देती है। चैप्टर 4, लिसन, यानी सुनो, बस सुनो, वहीं ठहर जाओ। स्पॉन्टेनियस बोलना लोग अक्सर तेज बोलने से जोड़ देते हैं, जैसे तुरंत प्रतिक्रिया देने से ही आप स्मार्ट दिखेंगे। लेकिन मैट एब्राहम्स बताते हैं कि असली स्पॉन्टेनियस स्पीकर वही है जो सबसे पहले ध्यान से सुनता है। सुनना आपको धीमा नहीं बनाता, बल्कि आपको उस दबाव से मुक्त कर देता है जो कुछ बोलना है वाली घबराहट पैदा करती है। जब आप सच में सुनते हैं तो आपका दिमाग खुद एक स्पष्ट दिशा पकड़ लेता है कि आखिर जवाब किस बात पर देना है। हम अक्सर मीटिंग या बातचीत के बीच में इतनी जल्दी में होते हैं कि सामने वाला अपना सवाल पूरा करे उससे पहले ही हम जवाब के बारे में सोचने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हम उसकी बात आधी सुनते हैं और आधा अनुमान लगा लेते हैं, और बहुत बार यही अनुमान हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। मैट कहते हैं, सुनना एक तरह की राहत है, एक मेंटल पॉज है जो आपके दिमाग को शांत और साफ कर देता है। उनका एक बेहद शक्तिशाली सुझाव है, कुछ मत करो, बस एक पल वहीं ठहर जाओ। जब कोई आपसे सवाल करे तो तुरंत बोलने की जगह 1 सेकंड रुकिए। उस पल में आप उसके शब्दों के साथ साथ उसका इमोशन, उसका टोन, उसका असली मतलब अब्सॉर्ब करते हैं। ये 1 सेकंड आपको ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट बनाता है, और सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे सचमुच सुन रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब कोई अपना दिल खोलकर कुछ पर्सनल बताता है तो हम ऑटोमेटिकली धीमे हो जाते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। वो इसलिए नहीं कि हमें सिखाया गया है, बल्कि इसलिए कि उस क्षण हम सुनने की स्थिति में होते हैं। यही स्थिति स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग में जादू की तरह काम करती है। सुनना आपकी क्लैरिटी बढ़ाता है, क्लैरिटी आपका कॉन्फिडेंस बनाती है, और कॉन्फिडेंस आपकी बातों को असरदार बना देता है। लिसनिंग सिर्फ शब्द पकड़ने का काम नहीं है, यह आपको एक दिशा देती है, और स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग में दिशा ही सब कुछ है। जितना आप सुनेंगे उतना बेहतर बोल पाएंगे। जरा खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सुनता हूं या बस अपनी बारी का इंतजार करता हूं? क्या मैं बातचीत को अब्सॉर्ब करता हूं या अंदर ही अंदर अपने जवाब की रिहर्सल करता रहता हूं? सुनना शायद एक सिंपल स्किल लगे, लेकिन यही स्किल आपकी कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 5, रीफ्रेम, नजरिया बदलिए, अनुभव बदल जाएगा। कई बार किसी बातचीत या मीटिंग से पहले हमारे मन में डर भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे बोलने से पहले ही हम हार रहे हों। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें बढ़ जाती हैं, और मन में एक ही आवाज गूंजती रहती है कि अगर मैं अटक गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे गलत समझें तो क्या होगा। यह डर हमारी बात शुरू होने से पहले ही आत्मविश्वास चुरा लेता है। लेखक कहते हैं कि स्थिति बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उसे देखने का तरीका बदलना होता है। यही रिफ्रेम है। नजरिया बदलते ही अनुभव भी बदल जाता है। दिल की धड़कन और बदन की हलचल घबराहट में भी होती है, और उत्साह में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस अंदर की हलचल को किस नाम से पहचान रहे हैं। अगर उसी पल हम खुद से कह दें कि मैं डर नहीं रहा, मैं उत्साहित हूं, तो वही ऊर्जा कमजोरी की बजाय ताकत बन जाती है। हम अक्सर हर बातचीत को एक परीक्षा की तरह लेते हैं, जहां हमें बिल्कुल सही बोलना है, बिल्कुल परफेक्ट दिखना है। लेकिन लेखन बताते हैं कि बातचीत कभी परीक्षा नहीं होती, ये एक रिश्ता होती है, एक जुड़ाव होता है। जैसे ही ध्यान, मैं कैसा लगूंगा से हटकर मैं सामने वाले से कैसे जुड़ पाऊंगा पर चला जाता है, दबाव पिघलने लगता है। आवाज, लहजा और तरीका सब आसान और स्वाभाविक होने लगते हैं। एक सुंदर सच यह भी है कि ज्यादातर लोग हमें जज नहीं कर रहे होते। वे चाहते हैं कि हमारी बात अच्छी लगे, क्योंकि तभी उन्हें भी अच्छा सुनने को मिलता है। यानी सामने वाला हमारा विरोधी नहीं, हमारा साथी होता है। और अगर कभी कठिन सवाल या असहज माहौल सामने आ जाए तो उसे खतरा मानने के बजाय जिज्ञासा से देखें। यह स्थिति मुझे क्या नया सिखा सकती है? मैं इसे शांत मन से कैसे संभाल सकता हूं? जब नजरिया बदल जाता है, दिमाग तुरंत समाधान की ओर बढ़ता है। वही पल जो डरावना लगता था, अचानक आसान लगने लगता है। इस अध्याय का सार यही है। बात वही रहती है
स्थिति वही रहती है, लेकिन सोच का एक छोटा सा मोड़ पूरा अनुभव बदल देता है। और जब सोच बदलती है, आत्मविश्वास अपने आप खिलने लगता है। चैप्टर 6, फोकस। जब ध्यान स्थिर होता है, शब्द खुद रास्ता बना लेते हैं। स्पॉन्टेनियस बोलने का सबसे बड़ा दुश्मन गलत शब्द या कम तैयारी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है मन का भटकना। जैसे ही कोई हमें अचानक बोलने के लिए कहता है, हमारे दिमाग में एक साथ कई आवाजें उठने लगती हैं। कभी हम अपने डर के बारे में सोचते रहते हैं, कभी इस बात पर कि लोग क्या सोचेंगे, और कभी इस चिंता में कि कहीं हम गलत ना बोल दें। इस शोर के बीच असली सवाल, असली बात धीरे धीरे खो जाती है। लेखक कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की जड़ में सिर्फ एक चीज काम करती है, ध्यान। जब ध्यान साफ और सीधे उस बात पर टिका हो जो सामने वाली स्थिति मांग रही हो, तो दिमाग खुद सही शब्दों को उठाने लगता है। मुश्किल तब आती है जब हमारा ध्यान सवाल से हटकर हमारी घबराहट या ऑडियंस या हमारी आवाज पर चला जाता है। जैसे ही ध्यान बिखरता है, जवाब उलझने लगता है। लेकिन जब पूरा ध्यान सिर्फ इस एक बात पर हो कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, तो अंदर का शोर धीमे धीमे फेड होने लगता है। वही पल आपको काल्म बनाता है, ग्राउंडेड बनाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ध्यान भीतर स्थिर होता है, तो आपकी एनर्जी बाहर साफ दिखाई देती है, आवाज स्थिर होती है, शब्द सरल हो जाते हैं, और आपका कनेक्शन सामने वाले से गहरा महसूस होता है। ध्यान दीजिए, जब आप किसी अपने से दिल से बात कर रहे होते हैं, तो आप नेचुरली बेहतर बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बस कनेक्शन होता है, और कनेक्शन क्लैरिटी पैदा करता है। फोकस का पहला कदम वही एक छोटा सा पॉज है, एक गहरी सांस, एक पल की शांति। उस एक सेकंड में दिमाग को महसूस होता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं, अब वह आराम से डायरेक्शन ले सकता है। जब ध्यान सही जगह होता है, तो कम शब्दों में भी आपकी बात बहुत प्रभावी लगती है। यही स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की खूबसूरती है, बिना तैयारी के भी साफ, सहज और प्रभावशाली बोलना। इस अध्याय का सार यही है कि ध्यान का नियंत्रण भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ मन की भागदौड़ को थोड़ी देर रोककर उस पल के सच को देखने की कला है। जब मन शांत हो जाता है, तो शब्द अपने आप साफ निकलते हैं। जब ध्यान स्थिर हो जाता है, तो बातचीत सरल हो जाती है। चैप्टर 7, छोटी बातें, बड़े रिश्तों की शुरुआत। अक्सर हम स्मॉल टॉक को हल्की फुल्की बेकार सी बातें समझ लेते हैं, जैसे मौसम की बात, रास्ते की बात, या बस एक साधारण सा कैसे हो। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही छोटी सी बातें बड़े रिश्तों के दरवाजे खोलती हैं। स्मॉल टॉक दरअसल वो पहला कदम है जिससे दो अनजान लोग एक दूसरे को थोड़ा सा करीब आने की इजाजत देते हैं। ये ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ती है और माहौल को सहज बना देती है। जब कोई आपकी छोटी सी बात का जवाब देता है, तो उस पल में एक हल्का सा ट्रस्ट बन जाता है। सामने वाले को लगता है कि आप बातचीत के लिए खुले हैं, और वो भी अपने हिसाब से खुलने लगता है। कई बार एक छोटी सी मुस्कान या एक हल्की सी बात दूरी को बहुत कम कर देती है। रिश्ते कभी अचानक गहरे नहीं बनते, वे इन्हीं छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं। स्मॉल टॉक आपकी स्पीकिंग को भी वार्म अप देती है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज से गर्माहट मिलती है, वैसे ही हल्की सी बातचीत दिमाग को फ्लो में ले आती है। नर्वसनेस कम हो जाती है और बातचीत में नेचुरल रिदम आने लगती है। यही रिदम आगे चलकर बड़ी मीनिंगफुल बातचीत को आसान बना देती है। स्मॉल टॉक का कमाल यह है कि इसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा जेन्युइन इंटरेस्ट, और बात आसानी से बहने लगती है। सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, और यही एहसास किसी भी रिश्ते की नींव बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को हॉलवे, एलिवेटर या रास्ते में देखें, तो ऑकवर्ड होकर पीछे मत हटिए। एक छोटा सा हेलो, एक हल्की सी बात, और शायद वही क्षण एक नया कनेक्शन जन्म दे दे। छोटी बातें छोटी नहीं होती, वे रिश्तों के बीज होती हैं, जो सही माहौल मिले तो बड़े पेड़ बन जाती हैं। चैप्टर 8, दिल छू लेने वाले टोस्ट्स। छोटे शब्द, बड़ी यादें। कई बार हम अचानक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां हमें किसी के लिए कुछ कहना होता है। शादी हो, जन्मदिन हो, किसी का फेयरवेल हो, या किसी खास व्यक्ति का इंट्रोडक्शन। ऐसे पलों में दिल तेज चलता है, दिमाग घबरा जाता है और शब्द मानो छिप जाते हैं। लेकिन सच ये है
कि एक अच्छा टोस्ट परफेक्ट शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे दिल से बनता है। लेखक कहते हैं कि टोस्ट का मकसद लंबी बात करना नहीं है, इसका मकसद है उस पल को थोड़ा सा रोशन कर देना। जब आप किसी की तारीफ में बोलते हैं या किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग आपकी भाषा नहीं, आपकी भावना सुनते हैं। आपके शब्दों में अगर ईमानदारी है तो वो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। एक अच्छा टोस्ट हमेशा किसी छोटी सी प्यारी सी कहानी से शुरू होता है, कोई ऐसा पल जो उस व्यक्ति की असल पहचान दिखाता हो। शायद उसकी काइंडनेस, उसकी मेहनत, उसकी मजेदार आदतें या वो छोटी सी बात जिसके कारण वो इंसान आपके लिए खास है। जब आप यह कहानी साझा करते हैं तो सुनने वाला भी उस अनुभव को महसूस करने लगता है। ऐसे ही ट्रिब्यूट या इंट्रोडक्शन भी किसी फॉर्मल लिस्ट की तरह नहीं होते। ये एक गर्मजोशी भरा स्वागत होते हैं जिसमें आप दुनिया को बताते हैं कि यह व्यक्ति वाकई खास है। लोग आपके बताए हुए फैक्ट्स को भूल सकते हैं, लेकिन आपकी कही हुई भावना हमेशा याद रहती है। इसलिए जब भी आपको अचानक बोलना पड़े, डरने की जगह बस उस व्यक्ति के लिए मन में उठती एक छोटी सी भावना पकड़ लीजिए। वही भावना आपके लिए दिशा बन जाएगी। आपके शब्द कम होंगे लेकिन असर गहरा होगा। एक अच्छा टोस्ट परफेक्ट नहीं होता, वह बस सच्चा होता है, और सच्चाई हमेशा दिल में जगह बना लेती है। चैप्टर 9, मेक दैट इम्परफेक्ट पिच। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां अचानक हमें अपने आइडिया, अपने काम या अपनी प्रतिभा को कुछ ही पलों में सामने वाले को समझाना होता है। इसे ही पिच कहते हैं। छोटे लेकिन गहरे शब्द जो किसी का दिल और भरोसा दोनों जीत सकते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं क्योंकि हम परफेक्ट पिच चाहते हैं। लेखक कहते हैं पिच को परफेक्ट बनाने की कोशिश ही उसे कमजोर बना देती है। एक अच्छी पिच फ्लॉलेस नहीं होती, वो बस सच्ची होती है। सच्चाई से कही गई बात इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। जब आप बताते हैं कि आपका आइडिया आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी आवाज में वार्मथ, आपकी कहानी में सच्चा इमोशन आ जाता है। यही इमोशन आपकी पिच को पावरफुल बनाता है, चाहे वो पूरी तरह तैयार ना हो। पिच दरअसल एक छोटी सी बातचीत होती है। जब आप इसे प्रेजेंटेशन समझते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब इसे कन्वर्सेशन मानते हैं, आपके शब्द हल्के, वास्तविक और ज्यादा असरदार हो जाते हैं। लोग परफेक्ट लाइंस नहीं, आपकी सिंसेरिटी याद रखते हैं। अपनी जर्नी का सच बताना, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, होप्स पिच को और गहरा बना देता है, क्योंकि लोग सिर्फ फैक्ट्स नहीं सुनते, वे उस एनर्जी को महसूस करते हैं जिसके साथ आप बोलते हैं। पैशन एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को इंस्टेंटली प्रभावित करती है, और यही इम्परफेक्ट पिच को भी पावरफुल बना देती है। इस चैप्टर का सार यही है, परफेक्ट शब्द नहीं चाहिए, बस दिल से निकली साफ और ईमानदार आवाज चाहिए। आपकी इम्परफेक्ट पिच भी परफेक्ट असर छोड़ सकती है अगर उसमें पैशन और ऑथेंटिसिटी हो। चैप्टर 10, रॉकिंग द क्वेश्चंस आंसर्स। सवाल जवाब का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हम घबरा जाते हैं, पता नहीं सामने वाला क्या पूछ लेगा और हम जवाब दे पाएंगे या नहीं। लेकिन लेखक बताते हैं कि सवाल जवाब कोई एग्जाम नहीं होता, यह बस एक सीधी सरल बातचीत है जहां लोग सिर्फ आपका नजरिया समझना चाहते हैं। हम जब इसे टेस्ट बना देते हैं तभी एंग्जाइटी पनपती है, लेकिन जैसे ही हम इसे नॉर्मल बातचीत की तरह देखना शुरू करते हैं, डर पिघलने लगता है। हर सवाल के पीछे क्यूरियोसिटी होती है। कोई क्लैरिटी चाहता है, कोई आपकी सोच समझना चाहता है, और कोई बस टॉपिक के पीछे की डीपर अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहा होता है। सवाल आते ही घबराने के बजाय अगर आप एक पल रुके, गहरी सांस लें और ध्यान से सुने, तो आपका दिमाग साफ रहने लगता है। बहुत से लोग पूरा सवाल सुने बिना जवाब सोचना शुरू कर देते हैं और यही कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन जब आप पूरा सवाल सुनते हैं तो आप उसका असली इंटेंशन समझ लेते हैं, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जवाब परफेक्ट होना जरूरी नहीं, ऑनेस्ट होना जरूरी है। अगर आपको जवाब नहीं पता तो इसे स्वीकारना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। लोग आपकी ट्रांसपेरेंसी का सम्मान करते हैं। जब आप काम होकर जवाब देते हैं तो आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों सामने आते हैं। धीरे धीरे सवाल जवाब डर नहीं, आपकी ग्रोथ का रास्ता बन जाता है। हर सवाल आपको शार्पर करता है, आपकी सोच को एक्सपैंड करता है और आपको स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग के एक नए लेवल पर ले जाता है। जब आप सवालों को थ्रेट नहीं, एक फ्रेंडली संवाद की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आप हर सवाल जवाब सेशन को आसानी के साथ संभाल लेते हैं।
चैप्टर 11, फीडबैक दैट डजंट फ्लॉप। किसी को फीडबैक देना हमेशा आसान नहीं होता। कभी डर लगता है कि सामने वाला बुरा मान लेगा, कभी लगता है कि रिश्ते पर असर पड़ जाएगा, और कभी बस ये समझ नहीं आता कि बात कैसे शुरू करें। लेकिन लेखक बताते हैं कि फीडबैक की असली ताकत उसकी ऑनेस्टी और उसकी सेंसिटिविटी में होती है। जब दोनों का संतुलन सही हो तो वही फीडबैक किसी को गिराने की बजाय उसे उठा देता है। फीडबैक दरअसल किसी पर जजमेंट नहीं होता। यह एक कन्वर्सेशन है जिसमें आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी मेहनत देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और आप सच में चाहते हैं कि वह बेहतर बने। जब व्यक्ति वाइब से समझ जाता है कि आप उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं तो वह आपकी हर बात ओपननेस से सुनता है, भले ही वह बात थोड़ी मुश्किल ही क्यों ना हो। लेखक बताते हैं कि टोन ही फीडबैक का असली मैसेज होता है। लोग आपकी हर बात याद नहीं रखते, लेकिन वे यह जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए फीडबैक हमेशा वार्म, ऑनेस्ट और इंसान को समझने वाली भाषा में होना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा पॉज भी फीडबैक को गहरा बना देता है, क्योंकि वह सामने वाले को सोचने का स्पेस देता है। सबसे खूबसूरत इंसाइट यह है कि फीडबैक सिर्फ गलती दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि वह एक आईना है जिसमें इंसान अपना पोटेंशियल देखता है, अपना बेहतर वर्जन खोजता है। कई बार आपके दो शब्द किसी की अंदर की मोटिवेशन को वापस जगा देते हैं, किसी की कॉन्फिडेंस को रिपेयर कर देते हैं और किसी की डायरेक्शन को साफ कर देते हैं। अच्छा फीडबैक वही होता है जो दिल को चोट नहीं, दिशा देता है, जो इंसान को छोटा नहीं, बड़ा महसूस कराए। और जब फीडबैक सच्चे इरादे से आता है, वह कभी फ्लॉप नहीं होता। वह एक जेंटल पुश बनकर सामने वाले को आगे बढ़ा देता है। चैप्टर 12, द सीक्रेट्स टू सेइंग वेयर सॉरी। जरूरी नहीं कि हर गलती बड़ी हो, लेकिन उसका असर दिल पर हमेशा गहरा होता है। कभी शब्द चुप जाते हैं, कभी बात गलत समझी जाती है, और कभी हम बस उस पल की गर्मी में कुछ ऐसा कह देते हैं जो बाद में भारी लगने लगता है। इन्हीं पलों में सॉरी कहना सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है, एक स्वीकार है कि हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है कि हमसे गलती होती है। लेखक बताते हैं कि माफी कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत है। जब आप किसी रिश्ते को अपनी ईगो से ऊपर रखते हैं, तभी सच्ची माफी जन्म लेती है। माफी देने वाले के अंदर एक सॉफ्टनेस होती है, एक वार्मथ जो सामने वाले को यह महसूस कराती है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यही भावना टूटे हुए रिश्तों में फिर से सांस भर देती है। एक अच्छी माफी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें बहाने नहीं होते, इसमें ब्लेम नहीं होता, जस्टिफिकेशन नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि आप सच में मानते हैं कि आपके कारण सामने वाले को दुख पहुंचा। जब आप ईमानदारी से कहते हैं, मुझे सच में अफसोस है, तो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी नीयत बोलती है। वही नीयत दिल को हील करती है। कभी माफी शब्दों से भी आगे चली जाती है। एक शांत नजर, एक हल्का सा सिर झुकाना, या बस यह एहसास कि आप बदलना चाहते हैं, ये सब मिलकर रिश्तों में एक नई शुरुआत पैदा करते हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की महक, सब कुछ साफ, ताजा और हल्का सा महसूस होता है। लेखक कहते हैं, जो इंसान सॉरी कहना सीख जाता है, वह किसी भी रिश्ते को संभाल सकता है, क्योंकि माफी में सिर्फ गलती का स्वीकार नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और इंसानियत भी छुपी होती है। एपिलॉग, आपकी आवाज का असली जादू। किताब के अंत में लेखक हमें वहीं ले आते हैं जहां यह पूरा सफर शुरू हुआ था। हमारी घबराहट, हमारे डर और वो पल जब अचानक बोलना पड़ जाए तो दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि बोलना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, धीरे धीरे बेहतर बनाया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की असली ताकत परफेक्ट बनने में नहीं है, बल्कि उस पल में मौजूद रहने में है। जब आप खुद को शांत महसूस करते हैं, बिना भाग दौड़ के सोचते हैं और दिल से बोलते हैं, तब आपके शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप मीटिंग में हैं, स्टेज पर हैं, या किसी अपने से बातचीत कर रहे हैं, और इस बार आप डरते नहीं। आपको पता है कि आप संभाल लेंगे। आपकी आवाज में स्थिरता है, आपके शब्दों में सच्चाई है, और आपके भीतर वो भरोसा है कि आप अपनी बात साफ और ईमानदारी से कह पाएंगे। यही इस पूरी किताब का असली वादा है। कंफ्यूजन को क्लियर करने का, डर को शांत करने का
और कम्युनिकेशन को एक कर्म, मानवीय अनुभव बनाने का। लेखक एक खूबसूरत सच पर जोर देते हैं, गलतियां हमेशा रहेंगी, कभी शब्द अटकेंगे, कभी वाक्य उलझेंगे, लेकिन यही इंसानियत है। लोग परफेक्ट बोलने वाले को नहीं, सच्चे बोलने वाले को याद रखते हैं। अंत में लेखक हमें एक जेंटल रिमाइंडर देते हैं, अगली बार जब कोई अचानक पल आ जाए, जब लोग आपकी तरफ देखें, जब आपको तुरंत बोलना पड़े, घबराई नहीं, बस एक गहरी सांस लें, खुद पर भरोसा करें और बोलें जैसे आप बोलना चाहते हैं, जैसे आपकी असली आवाज है। आपके अंदर पहले से ही वो ताकत है जो किसी भी कमरे को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी पल को बदल सकती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह खूबसूरत यात्रा एक मुकाम पर आकर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सीख, हर एहसास एक नए सफर का दरवाजा खोल देता है। आपने इस किताब के साथ अपने डर को थोड़ा हल्का किया, अपनी सोच को थोड़ा साफ किया और अपनी आवाज को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस किया। अब आप जानते हैं, बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह दिल की रोशनी को दुनिया तक पहुंचाने की कला है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको प्रेरित किया, थोड़ा भी बदला या बस एक विचार दिल में उतर गया, तो यह सफर वाकई खास रहा। अब बस एक छोटी सी विनती, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन करिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस पूरी किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। आपका एक छोटा सा कदम हमें नहीं, उन सभी लोगों तक रोशनी पहुंचाता है जो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपनी आवाज पर विश्वास रखिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।